बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पिछले लेक्चर में हम क्लस्टरिंग के इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे और आज हम के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास पहला एल्गोरिथम है, तो उसको डिस्कस करने से पहले हम इस स्लाइड्स पे दो टाइप की हमारे पास क्लस्टरिंग होती है। एक को पार्टीशनल क्लस्टरिंग कहते हैं और एक को हायरार्किकल क्लस्टरिंग कहते हैं। एक नेस्टेड होती है, एक अननेस्टेड होती हैं। इनमें हम डिफरेंस पहले देखेंगे, फिर हम जाएंगे के मीन्स एल्गोरिथम पे, क्योंकि हमारे पास जब के मीन्स की इंट्रोडक्शन हम करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं कि दैट इज़ पार्टीशनल क्लस्टरिंग। असल में पार्टीशनल क्लस्टरिंग और हायरार्किकल क्लस्टरिंग में डिफरेंस क्या होता है? पार्टीशनल क्लस्टरिंग में आपके पास जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं उनको जब हम सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो वो सब ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते। मींस एक पॉइंट सिर्फ़ और सिर्फ एक ही क्लस्टर से बिलोंग करता है, एक पॉइंट एक से ज़्यादा क्लस्टर से बिलोंग नहीं करता। इसको पार्टीशनल क्लस्टरिंग कहते हैं। सपोज़ हमारे पास, मैं रफ़ पॉइंट्स यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, हमारे पास ये रफ़ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, और इसकी एक एग्जांपल भी है आगे, वो उसको हम फिर डिटेल से देखते हैं। मेरे पास ये रफ़ पॉइंट्स हैं, तो जब मैं पार्टीशनल क्लस्टरिंग करता हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो क्लस्टर्स बने हैं और इसमें से हर एक जो डेटा पॉइंट है, ये जो डॉट है ये एक डेटा पॉइंट है। मींस दो क्लस्टर बने, इस क्लस्टर की जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इस क्लस्टर का हिस्सा नहीं हो सकते और ना इस क्लस्टर के डेटा पॉइंट्स इस क्लस्टर का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये पार्टीशनल क्लस्टरिंग कहलाती है। हाउएवर हायरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या होता है, वो एक ट्री की फॉर्म में होते हैं और आपके पास एक क्लस्टर पूरा का पूरा किसी एक क्लस्टर के ऊपर ओवरलैप कर सकता है। इसकी एग्जांपल आगे इस तरह से है कि हमारे पास, अगर हम पार्टीशनल क्लस्टरिंग की बात करते हैं तो हमारे पास अगर ये डेटा पॉइंट्स हैं, ओरिजिनल पॉइंट्स, तो इसके जब हम क्लस्टर बनाते हैं, सपोज़ हमने इसके 3 क्लस्टर बनाए, तो इसके जो 3 क्लस्टर हमारे पास बने हैं वो क्लस्टर एक दूसरे से सेपरेट हैं, यानी कि इन क्लस्टर्स में से किसी ने एक भी पॉइंट आपस में शेयर नहीं किया है। पार्टीशनल क्लस्टरिंग कहलाती है। हाउएवर हायरार्किकल क्लस्टरिंग अगर आप देखें तो इसमें आपके पास जो क्लस्टर बन रहे हैं वो क्लस्टर विद इन क्लस्टर बन रहे हैं। जब इस तरह के क्लस्टर बनते हैं आपके पास, इसको हम हायरार्किकल क्लस्टरिंग कहते हैं। आपके पास पहला क्लस्टर ये बना है, दूसरा क्लस्टर ये बना है और तीसरा क्लस्टर ये बना है। मींस क्लस्टर 1 जो है आपके पास, ये जो P3 और P2 जिसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो P4 का भी पार्ट है और यानी P1 का जो क्लस्टर है वो इन दोनों क्लस्टर्स को ओवरलैप कर रहा है, जम कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर जो क्लस्टर्स हैं, इसमें आप अगर क्लस्टर देखें तो इसको अगर हम क्लस्टर 1 कहते हैं, इसको क्लस्टर 2 कहते हैं और इसको क्लस्टर 3 कहते हैं। तो क्लस्टर 1 एंड 2 आर द पार्ट ऑफ क्लस्टर 3 और इन क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 में जो भी डेटा पॉइंट्स हैं दैट आर आल्सो द पार्ट ऑफ क्लस्टर 3। ये हमारे पास हायरार्किकल क्लस्टरिंग और पार्टीशनल क्लस्टरिंग का डिफरेंस है। अब हम जाते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग की तरफ, जिसके इंट्रोडक्शन में लिखा है कि ये एक पार्टीशनल क्लस्टरिंग है। तो ये हमारे पास के मीन्स क्लस्टरिंग है। ये कौन सा अप्रोच यूज़ कर रहा है? आपके पास पार्टीशनल क्लस्टरिंग अप्रोच यूज़ करता है। ईच क्लस्टर इज़ एसोसिएटेड विद अ सेंट्रॉइड सेंटर पॉइंट। ईच पॉइंट इज़ असाइंड टू क्लस्टर विद द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड। नंबर ऑफ क्लस्टर के मस्ट बी स्पेसिफाइड। अब यहाँ पर हम जो सेंटर की बात करते हैं, सेंट्रॉइड की बात करते हैं, हमारे पास हर पॉइंट जो है ना वो मतलब आपके पास, सपोज़ मैं कहता हूँ कि k इज़ इक्वल टू 5, यानी मैं 5 क्लस्टर बनाना चाह रहा हूँ, तो उन 5 क्लस्टर्स में से आपका हर एक क्लस्टर का एक प्रोटोटाइप बनता है। उस प्रोटोटाइप की जो हमने पीछे बात की थी, हर क्लस्टर का एक प्रोटोटाइप होता है। उस प्रोटोटाइप को हम सेंट्रॉइड या सेंटर कहते हैं। वो प्रोटोटाइप के मीन क्लस्टर में हमेशा उसका सेंटर होता है या उन डेटा पॉइंट्स का मीन होता है, सेंटर पॉइंट होता है। द बेसिक एल्गोरिथम कैसे काम करता है? हमारे पास आगे हम एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास फर्स्ट स्टेप के मीन क्लस्टरिंग का क्या है कि हम क्या करते हैं, हम इनिशियलाइज करते हैं सेंटरॉइड्स को या सेंटर्स को या प्रोटोटाइप्स को, और वो कितने होने चाहिए? वो के होने चाहिए। यानी आप जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ क्लस्टर बनाना चाहते हैं, तो के डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ
क्लस्टर्स आप कितने बनाना चाह रहे हैं, दैट इज़ k। फिर हम रिपीट करते हैं। रिपीट कैसे करते हैं, फॉर्म k क्लस्टर बाय असाइनिंग ऑल पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड। हम क्या करते हैं, हम हर एक सेंट्रॉइड को जो हमने इनिशियलाइज किए हैं सेंट्रॉइड, सपोज हमारे पास k5 है तो हमने 5 डिफरेंट पॉइंट्स या सेंटर्स इनिशियलाइज किए हैं, उन सेंटर्स को हम डेटा पॉइंट असाइन करते हैं। डेटा पॉइंट किस बेस पे असाइन करते हैं, डेटा पॉइंट हम डिस्टेंस की बेस पे या सिमिलरिटी की बेस पे हम असाइन करते हैं। डिस्टेंस कम होगा तो वो पॉइंट उस सेंटर को या उस सेंट्रॉइड को असाइन हो जाएंगे। तो हमारे पास यूक्लिडियन डिस्टेंस है, कोसाइन सिमिलरिटी है, मैनहट्टन डिस्टेंस है, ये आप जैकार्ड सिमिलरिटी है। आप ये सिमिलरिटीज़ और डिस्टेंसेस के फार्मूलाज यूज़ करके पॉइंट्स असाइन करते हैं उन सेंट्रॉइड्स को। जो क्लोजेस्ट होगा वो उसको असाइन हो जाएगा उस सेंट्रॉइड को। और हम आगे एग्जांपल इसकी देखते हैं। रिकम्प्यूट द सेंट्रॉइड फॉर ईच क्लस्टर। हमारे पास जब हम पॉइंट्स असाइन कर लेते हैं हर एक सेंट्रॉइड को, तो फिर हम उन पॉइंट्स का एक मीन लेते हैं या उनका एक, हमारे पास उस सेंट्रॉइड को जितने भी डेटा पॉइंट्स असाइन हुए हैं उनका हम मीन लेते हैं। जब हम उनका मीन लेते हैं तो हमारा सेंट्रॉइड शिफ्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है। जो हमने इनिशियलाइज किया था उसके बाद वो चेंज होके अब एक नया सेंट्रॉइड बना है। फिर हम उस सेंट्रॉइड को पॉइंट असाइन करते हैं, क्लोजेस्ट पॉइंट, और फिर जब उसको क्लोजेस्ट पॉइंट असाइन हो जाते हैं फिर हम उसका मीन कैलकुलेट करते हैं। जो उस सेंट्रॉइड को पॉइंट्स असाइन हुए हैं उनका मीन फिर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास फिर क्या हो जाता है, हमारे पास मीन या सेंट्रॉइड चेंज हो जाता है, एक नया सेंट्रॉइड बन जाता है। और फिर इसी तरह रिपीट करते जाते हैं अनटिल हमारे पास सेंट्रॉइड चेंज होना बंद ना हो जाए, यानी आपके पास सेंट्रॉइड्स चेंज होना स्टॉप हो जाए। यहाँ तक हम इसको रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, k क्लस्टर्स हमारे पास बन जाएंगे। अब हमारे पास इसकी डिटेल हम देखते हैं। इनिशियल सेंट्रॉइड्स आर ऑफन चूजन रैंडमली। हमारे पास जो इनिशियल सेंट्रॉइड्स हैं या इनिशियल पॉइंट्स है, k पॉइंट्स हैं, उनको हम रैंडमली चूज़ करते हैं। और आपके पास फिर क्लस्टर चेंज होते रहते हैं फ्रॉम वन रन टू अदर। अगर आप एक बार रैंडमली इनिशियलाइज करते हैं तो एक तरह के क्लस्टर बनेंगे, जब आप दूसरी दफ़ा रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे तो दूसरी तरह के फिर चेंज क्लस्टर्स बन सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि जैसे ही आप जिस तरीके से आप इनिशियलाइज करेंगे उसी तरह से आपके क्लस्टर्स आपके पास डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट डेटा पॉइंट्स से के बनते जाएंगे। अब द सेंट्रॉइड इज़ टिपिकली द मीन ऑफ द पॉइंट्स इन द क्लस्टर। सेंट्रॉइड असल में क्या होता है, सेंट्रॉइड जब फर्स्ट आप इनिशियलाइज करते हो सेंट्रॉइड, तब वो मीन नहीं होता पॉइंट्स का, तब उसके नज़दीक जो भी पॉइंट्स होते हैं उनका फिर आप मीन कैलकुलेट करते हो और फिर वो सेंट्रॉइड जो रैंडमली आपने इनिशियलाइज किया था वो मीन बन जाता है उन पॉइंट्स का। फिर आप उसको शिफ्ट करते हो, फिर उसको और पॉइंट्स असाइन हो जाते हैं और फिर उसको आप शिफ्ट करते हो उसके मीन के अकॉर्डिंग, अनटिल एंड अनलेस आपकी जो सेंट्रॉइड्स की शिफ्टिंग है वो स्टॉप ना हो जाए। क्लोजनेस इज़ मेजर्ड बाय यूक्लिडियन डिस्टेंस। आप क्लोजनेस को किस चीज़ से मेजर करते हो, यूक्लिडियन डिस्टेंस से, कोसाइन सिमिलरिटी से या कोरिलेशन से। तो के मीन विल कन्वर्ज फॉर कॉमन सिमिलरिटी मेजर मेंशन्ड अबाउट। ये जो सिमिलरिटी मेजर हमने बताए हैं, कोसाइन सिमिलरिटी, यूक्लिडियन डिस्टेंस, कोरिलेशन, इनकी बेस पे ये क्या हो जाता है, ये एल्गोरिथम कन्वर्ज या स्टॉप हो जाता है। मोस्ट ऑफ द कन्वर्जेंस हैपन इन फर्स्ट फ्यू आइट्रेशन। अक्सर औकात आपके पास पहले फ्यू आइट्रेशंस में आपके पास कन्वर्जेंस हो जाती है। ऑफन द स्टॉपिंग कंडीशन इज चेंज टू अनटिल रिलेटिवली फ्यू पॉइंट्स चेंज क्लस्टर्स। हमने यहाँ पर स्टॉपिंग क्राइटेरिया जो इस एल्गोरिथम का लिखा था, रिपीट अनटिल व्हाट द सेंट्रॉइड डू नॉट चेंज। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सेंट्रॉइड माइन्यूट चेंजेस उसमें होती रहती हैं और वो एल्गोरिथम स्टॉप नहीं हो पा रहा होता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं अगर आपके क्लस्टर पॉइंट जो है ना वो रिलेटिवली 1% चेंज हो रहे हैं तो आप फिर स्टॉप कर दें, नहीं तो ये फिर इनफाइनाइट लूप में चला जाता है और ये स्टॉप नहीं होता।
तो इसलिए स्टॉपिंग क्राइटेरिया या कंडीशन को हम बाज़ औक़ात चेंज कर लेते हैं। ये नहीं होता ज़रूरी कि आपके पास सेंट्रॉयड बिल्कुल फ़िक्स हो जाते हैं, बाज़ औक़ात वो कुछ परसेंट आपके पास वो मूव कर रहा होता है, तो माइन्यूट मूवमेंट इतना बड़ा कंसर्न नहीं होता, आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है आपके पास n इंटू के इंटू आई इंटू डी, ये इसकी कम्प्लेक्सिटी है। n इज़ द नंबर ऑफ़ द पॉइंट्स, k इज़ द नंबर ऑफ़ द क्लस्टर्स, I is the number of iteration and D is the number of attributes. It is the complexity. अब यहाँ पर हमारे पास डेटा है, हमने 3 क्लस्टर बनाने हैं, तो हमने 3 सेंट्रॉयड रैंडमली इनिशियलाइज किए हैं। हमारे पास ये जो प्लस के निशान है, ये हमारे पास क्या है, 3 रैंडमली इनिशियलाइज्ड पॉइंट्स हैं। अब इस पॉइंट, इस सेंट्रॉयड को जो पॉइंट्स नज़दीक पड़ रहे हैं, जो उसको क्लोजेस्ट हैं, वो कौन से हैं, ये ग्रीन वाले जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्लोजेस्ट टू, दे आर क्लोजेस्ट टू दिस पॉइंट। और ये जो आपके पास ब्राउन नज़र आ रहे हैं, वो आपके पास इस पॉइंट के करीब पड़ते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करते हैं। और बाकी जो ब्लू कलर के हैं वो आपको आपके इस पॉइंट्स के नज़दीक पड़ते हैं। तो हमारे पास 3 रैंडमली जब हमने देखा, इनिशियलाइज़ किया, तो जो पॉइंट्स क्लोजेस्ट थे हमने वो पॉइंट्स उन सेंट्रॉयड्स को असाइन कर दिए। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था, हो गया। अब हमने क्या किया, अब इन पॉइंट्स का, इन ग्रीन पॉइंट्स का हम एक मीन फाइंड करेंगे। इन ग्रीन पॉइंट्स का जब हम मीन फाइंड करेंगे तो मोस्टली उसका मीन मेरे ख्याल से यहाँ पर आएगा कहीं, और यहाँ पर जब हम ब्लू का मीन फाइंड करेंगे, इन ब्लू पॉइंट्स का मीन, तो हमारा सेंट्रॉयड्स यहाँ से चेंज होके यहाँ पर कहीं आ जाएगा, ये यहाँ पर मीन होगा इन पॉइंट्स का। तो ये पॉइंट चेंज होके, ये सेंट्रॉयड चेंज होके यहाँ आ जाता है, ये सेंट्रॉयड चेंज होके यहाँ आ जाता है, और इसका जो मीन है वो यहाँ पर कहीं होगा, और ये यहाँ चेंज होके यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो अब ये चेंज हुए, जब ये पॉइंट्स आपके पास ये जो आपके पास रैंडमली इनिशियलाइज सेंट्रॉयड्स हैं, ये चेंज हुए बेस्ड ऑन द मीन ऑफ द पॉइंट्स असाइन टू दैट सेंट्रॉयड। इस सेंट्रॉयड्स को जो पॉइंट असाइन हुए थे उनके मीन के अकॉर्डिंग ये सेंट्रॉयड चेंज हो गया। अब सेंट्रॉयड, नया सेंट्रॉयड हमारे पास यहाँ पर बना है। अब ये नया सेंट्रॉयड फिर डिसाइड करेगा कि कौन से पॉइंट्स इसको करीब पड़ते हैं, फिर वो पॉइंट्स उसको असाइन हो जाएंगे, और उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाते हैं, तो नेक्स्ट आइट्रेशन पे आप देख सकते हैं, अगर मैं ये जो मैंने नेक्स्ट आइट्रेशन 2 जब आप चेक करते हैं, तो मोस्टली जो मैंने कहा था कि यहाँ पर आपके पॉइंट्स मूव कर सकते हैं, तो वो पॉइंट वहाँ पर मूव किए, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर मैं पॉइंटर्स को रिमूव कर दूँ, हाँ, तो अब हमारे पास आइट्रेशन 1 में पॉइंट्स कहाँ थे, फिर आइट्रेशन 2 में जब हमने मीन फाइंड किया पॉइंट्स का, तो ये चेंज हो गए, और इनके फिर पॉइंट्स आपके पास क्या हुए, चेंज हुए। हर एक सेंट्रॉयड्स को नए पॉइंट असाइन हो गए। जब नए पॉइंट असाइन हो गए, तो अब आप नए पॉइंट्स का फिर क्या फाइंड करेंगे, नए पॉइंट्स का आप फिर मीन फाइंड करेंगे। तो मीन जब फाइंड करेंगे तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये यहाँ कहीं पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। मोस्टली दैट इज़ द पॉसिबिलिटी जब आप इसको चेक करते हैं। तो मैं पॉइंटर्स को रिमूव करता हूँ और मैं थर्ड आइट्रेशन पे जाता हूँ, तो थर्ड आइट्रेशन पे आपके पॉइंट्स सेंटर्स फिर मूव हो गए, और इनको फिर नए पॉइंट्स असाइन हो गए बेस्ड ऑन द यूक्लिडियन डिस्टेंस। फिर हम इनका मीन फाइंड करेंगे, जो हर एक पॉइंट्स सेंट्रॉयड से, जो सेंट्रॉयड्स के पॉइंट्स हैं दैट बिलोंग्स टू द सेंट्रॉयड, उनका मीन फाइंड करेंगे। फिर ये सेंट्रॉयड चेंज होगा, फिर चेंज हुआ, फिर हम इसको इनका मीन फाइंड करेंगे, और इस तरह चेक करते करते हमारे पास यहाँ पर 3 मेजर क्लस्टर्स आइट्रेशन 6 तक हमारे पास मोस्टली बन जाते हैं, 3 मेजर क्लस्टर्स। तो ये क्लस्टर्स, ये अब हमारे पास 3 मेजर क्लस्टर्स हैं जो हमारे पास बन चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास इन्हीं आइट्रेशंस को आप एक ही स्लाइड में देख सकते हैं कि फर्स्ट आइट्रेशन में रैंडमली इनिशियलाइज किए, फिर उनके यूक्लिडियन डिस्टेंस उन पॉइंट्स का फाइंड किया, और फिर उनको पॉइंट्स असाइन किए यहाँ पर जो फर्स्ट आइट्रेशन में था। फिर इनका मीन, हमने उन पॉइंट्स का मीन फाइंड किया, हर एक का मीन फाइंड किया। तो ये आपके पास सेंटर जो है ना वो
शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और इस तरह से आप आइट्रेशन वाइज जब जाते हैं तो आपके पास क्लस्टर्स बन जाते हैं। हम एवेलुएट करते हैं, एवेलुएटिंग द के मींस क्लस्टरिंग। तो के मींस क्लस्टरिंग को हम सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर से एवेलुएट करते हैं। तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का फार्मूला आपके पास यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आपको थोड़ा सा कम्प्लेक्स नज़र आएगा, लेकिन ये बड़ा ईजी फार्मूला है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये सम कर रहा है, यहाँ पर आइट्रेट हो रहा है, आइट्रेशन चल रही है 1 to k, यानी आपके पास जितने भी क्लस्टर्स बने हैं उनका सारा सब के सब को हम सम करेंगे। उनके किस चीज़ को हम सम करने जा रहे हैं। तो दूसरा लूप चलेगा, वो हर पॉइंट का जो किससे बिलोंग कर रहा है, जो किसी क्लस्टर ci से बिलोंग कर रहा है। ci हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1 to k तक है ना, तो कितने क्लस्टर्स होंगे, k क्लस्टर्स होंगे, तो हमारे पास i1 to k तक जाएगा। तो x हमारे पास पॉइंट, डेटा पॉइंट को कहते हैं। तो उस डेटा पॉइंट का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे किस चीज़ से, उस क्लस्टर के सेंट्रॉइड से या मीन से हम उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। हम हर पॉइंट का उसके क्लस्टर के मीन से उसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे और उनको सम करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे। तो हमारे पास इस आइट्रेशन में क्लस्टर्स का SSE बनता है, हर एक क्लस्टर का अलग अलग SSE बनता है, और जब हम उन तमाम SSEs को सम अप करते हैं तो हमारे पास पूरे के मीन्स एल्गोरिथम का SSE बनता है। तो हमने इस सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर को रिड्यूस करना होता है। तो हमारे पास सपोज़ मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास 2 क्लस्टर्स हैं सपोज़। तो हमारे पास k क्या है, k इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला क्लस्टर है और ये दूसरा क्लस्टर है। तो इस क्लस्टर का मीन यहाँ पर होगा और इस क्लस्टर का मीन सपोज़ यहाँ पर है। तो इस क्लस्टर में अब हमारे पास पहला आइट्रेशन जब चलता है k इज़ इक्वल टू 1। सपोज़ हमारे पास ये क्लस्टर 1 है और ये इसको हम क्लस्टर 2 कहते हैं। तो k इज़ इक्वल टू 1 जब स्टार्ट करता है तो हमारे पास ये लूप k इज़ इक्वल टू 1 स्टार्ट हो जाती है, और जब ये लूप स्टार्ट होती है तो इसमें हमारे पास अब k इज़ इक्वल टू 1 है, तो इसके जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, सपोज़ इसमें ये 4 डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये 4 डेटा पॉइंट्स, हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस हम किस चीज़ से फाइंड करेंगे, इसके सेंटर से फाइंड करेंगे। डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं वो आप लोगों को पता है। तो इसके सेंटर से 4 डिस्टेंसेस फाइंड होंगे। तो इन 4 डिस्टेंसेस को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यानी 4 डेटा पॉइंट्स हैं, ये x कितना है 4 डेटा पॉइंट्स है। तो 4 डिस्टेंसेस आपके पास यहाँ पर कैलकुलेट होंगे और उन 4 डिस्टेंसेस को हम क्या करेंगे, ऐड अप करेंगे। सपोज़ मैं सपोज़ वैल्यू लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर 4 पॉइंट थे, तो हमारे पास 4 डिस्टेंसेस, मैं सपोज़ करता हूँ कि हमारे पास 4 डिस्टेंसेस कितने आए, 2 2 2 एंड 3 आए। सपोज़ मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ये 4 डिस्टेंसेस, क्योंकि x अब हम ci को देख रहे हैं, फर्स्ट क्लस्टर को देख रहे हैं, i मीन्स हमारे पास i अब या यहाँ पर k इज़ इक्वल टू 2 है और i इज़ इक्वल टू 1 है। i हमारे पास 1 है, तो क्लस्टर 1 को हम देख रहे हैं। जब क्लस्टर 1 को देख रहे हैं तो इसमें 4 डिस्टेंसेस हैं, उन चारों डिस्टेंसेस को हम ऐड अप करते हैं। डिस्टेंस हम क्लस्टर के मीन से फाइंड करते हैं। तो हम जब इनको ऐड अप करते हैं 2 + 2 + 2 6 + 3 ये 9 बन जाता है। तो ये जब 9 बन, फिर जब k i इज़ इक्वल टू 2 होता है, i इज़ इक्वल टू 2, तो फिर आप इस क्लस्टर में सपोज़ हमारे पास यहाँ इस क्लस्टर में 6 पॉइंट्स थे, सपोज़ हम कहते हैं इस क्लस्टर में 6 पॉइंट है। तो अब इन 6 पॉइंट्स को हम, इन 6 पॉइंट्स का डिस्टेंस इस मीन से फाइंड करेंगे इस क्लस्टर के लिए भी। तो इन 6 पॉइंट्स का सपोज़ मैं कहता हूँ कि 2 1 + 2 + 1 + 1
1 2 3 4 5 एंड प्लस 1। सपोज़ ये हमारे पास डिस्टेंसेस आए और इनको जब हमने ऐड किया तो 2 1 ये 3 5 6 7 8 एंड 9। सपोज़ ये भी हमारे पास अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ फिर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। ये डिस्टेंसेस हमारे पास कितने आए 3 3 6 9 और ये 10 आए। तो ये हमारे पास SSE हमने कहा था कि जो इनर लूप है ये आपके पास किस चीज़ की SSE बता रहा है, क्लस्टर की SSE बता रहा है। ये जो फर्स्ट क्लस्टर की SSE है वो कितनी है 9 और सेकंड क्लस्टर की SSE कितनी है 10। जब इन दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास पूरे एल्गोरिथम की SSE आ जाती है, वो क्या हो जाएगी 19। तो वो सम हम किस चीज़ से करेंगे, इस आउटर लूप से करेंगे, यानी k = 2 तो दोनों को हम सम करेंगे तो ये हमारे पास 19 आ जाती है। ये हमारे पास प्रोसीजर है किस चीज़ का SSE फाइंड करने का। एक सिंपल प्रोसीजर है जो एक रफ स्केच से मैंने समझाने की कोशिश की है, तो दैट इज़ बिट ईजी। अब ये फार्मूला आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि आपके पास क्लस्टर्स बनते हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स बनते हैं उनका एक सेंटर पॉइंट होता है या मिड पॉइंट होता है। उस मिड पॉइंट से हर पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उन सब डिस्टेंसेस को ऐड अप करते हैं, तो आपके पास उस क्लस्टर का SSE बन जाता है। इसी तरह हर क्लस्टर का SSE बनता है और उन सब क्लस्टर्स के SSE को जब जमा करते हैं तो वो एक ग्लोबल SSE बनता है, जो K मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को हम एवेलुएट करते हैं। जिससे इस SSE को हमने कम करना होता है। हम पहले रेंडमली इनिशियलाइज करते हैं पॉइंट्स को, उससे क्लस्टर बनते हैं, हम फिर SSE देखते हैं, फिर दोबारा रेंडमली इनिशियलाइज करते हैं। सपोज़ हमने 10 दफ़ा K मीन्स एल्गोरिथम रेंडमली इनिशियलाइज किया और रन किया और उन 10 दफ़ा में से हमारे पास डिफरेंट किस्म के क्लस्टर्स बने, हर दफ़ा डिफरेंट क्लस्टर्स बने और हर दफ़ा SSE डिफरेंट आई, तो जो मिनिमम SSE होगी वो हमारे पास बेस्ट क्लस्टर्स होंगे या बेस्ट क्लस्टरिंग कहलाएगा। तो आपके पास जब डिस्टेंस जितना भी SSE क्लस्टर का ज़्यादा होगा तो वो पॉइंट्स उतने ही अपने मीन से दूर होंगे क्लस्टर्स का। अगर आपके पास क्लस्टर्स का SSE जितना कम होगा तो वो पॉइंट्स एक दूसरे के साथ उतने ही कंपैक्ट होंगे। ठीक है, ये समझ आ गई। तो आपके पास पॉइंट्स की कंपैक्शन ज़्यादा होगी। X is the data point in cluster CI and MI is the representative point mean और CI। इस MI को हम प्रोटोटाइप ऑफ दैट क्लस्टर्स भी कह सकते हैं, जो हम पिछले क्लस्टर की इंट्रोडक्शन में हम प्रोटोटाइप की बात कर रहे थे। तो वो इस क्लस्टर का एक प्रोटोटाइप भी उसको हम कह सकते हैं या मीन भी हम कह सकते हैं। और कैन शो दैट MI correspond to the center mean of the cluster. Given two clusters, we can choose the one with the smallest error. One easy way to reduce SSE is to increase K, the number of the cluster. जब आप इसको SSE को reduce करना चाहते हैं तो आप number of clusters को बढ़ा दें, तो आपके पास जब K बढ़ेगा तो हर एक क्लस्टर में थोड़े से पॉइंट होंगे जो जिनका सम जो है ना, डिस्टेंस सम जो है ना वो कम बनता है, और जब हम उसको ऐड अप करते हैं तो आपके पास अल्टीमेटली SSE कम हो जाता है। लेकिन ये एक डिज़ायरेबल सोल्यूशन नहीं है। अ गुड क्लस्टरिंग विथ स्मॉलर K कैन हैव लोअर SSE देन ए पुअर क्लस्टरिंग विथ हायर K। एक स्मॉलर K और लोअर SSE वो ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है बजाय इसके कि आपके पास पुअर क्लस्टरिंग विथ हायर K हो। इट इज़ द मेन एवेलुएशन क्राइटेरिया ऑफ K मीन क्लस्टरिंग। इम्पोर्टेंस ऑफ चूजिंग द इनिशियल सेंट्रॉइड्स। हम इनिशियल सेंट्रॉइड्स को जब चूज़ करते हैं वहाँ पर हमारे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर हमारे पास होता है कि हम जो रेंडमली इनिशियलाइज करते हैं पॉइंट्स, वो हमारे पास बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं टू कंस्ट्रक्ट द गुड क्लस्टर्स या जिनकी SSE कम हो। जब हम रेंडमली इनिशियलाइज किया हमने यहाँ पर, वहाँ पर जब हमने पॉइंट्स पहले एल्गोरिथम में जब हमने इनिशियलाइज किए थे वो डिफरेंट थे। यहाँ पर जब हमने इनिशियलाइज किए तो ये हमारे पास 3 पॉइंट्स थे। तो जब ये इसको असाइन हो जाएंगे ये पॉइंट्स,
ये पॉइंट्स इस सेंटर को असाइन हो जाएंगे और ये इसको असाइन हो जाएंगे। फिर हम इनका मीन फाइंड करते हैं तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा, जब इसका फाइंड करते हैं तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा, जब इसका फाइंड करते हैं तो ये यहाँ पर कहीं आ जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में जब आप इसको चेक करते हैं तो नेक्स्ट आइट्रेशन में आप जब चेक करते हैं तो आपके पास ये सेंटर्स मूव हुए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइट्रेशन में, उसके बाद फिर नेक्स्ट, यहाँ पर ये सेंटर रुका हुआ है क्योंकि ये सेंटर अब चेंज नहीं हो रहा। इसको जो पॉइंट असाइन होने थे वो हो गए, उसके बाद इसकी पॉइंट्स असाइनमेंट चेंज नहीं हो रही और आपके पास एल्गोरिथम रुक जाता है और आपके पास डिज़ायरेबल क्लस्टर्स नहीं बनते। जो 3 डिज़ायरेबल क्लस्टर्स थे वो कौन कौन से थे? एक ये और एक ये 3 क्लस्टर्स बनने चाहिए, लेकिन आपके पास वो क्लस्टर्स डिज़ायरेबल नहीं है। इसकी SSE ज़्यादा है, इसकी SSE उससे ज़्यादा है, इसकी SSE भी ज़्यादा है। तो आपके पास ये जो एक क्लस्टर है इसकी SSE बहुत ज़्यादा होगी। जब आप अगर इन 3 क्लस्टर्स की बात करते, अगर हमारे पास सेंट्रॉइड्स यहाँ पर होते तो हमारे पास एक क्लस्टर ये बनता, एक ये बनता और एक ये बनता। तो हमारे पास इनकी SSE कम होती तो हमारे पास ओवरऑल एल्गोरिथम की SSE क्या हो जाती? भी कम बनती। तो इस केस में हमारे पास यहाँ पर जो रैंडम पॉइंट्स हमने इनिशियलाइज किए थे तो ये सही क्लस्टर्स या SSE आपको हायर देंगे। जब हायर देंगे तो आपके पास डिज़ायरेबल क्लस्टर्स वो नहीं बन पा रहे होते। अब इसका सलूशन क्या है कि हम इनिशियल सेंट्रॉइड्स प्रॉब्लम को डील कैसे करते हैं? आप मल्टीपल रन करें। आपने एक दफ़ा इनिशियलाइज़ किए फिर दोबारा इनिशियलाइज़ करें। सपोज़ आप 10-15 दफ़ा इनिशियलाइज़ करते हैं और के मीन्स एल्गोरिथम के क्लस्टर्स फाइंड करते हैं और SSE कैलकुलेट करते हैं। उन 15 दफ़ा इनिशियलाइजेशन में से जो लोएस्ट SSE होगी आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, वो आपके पास बेटर क्लस्टर्स होंगे। Select more than k initial centroids and then select among these initial centroids. Select most widely separated. हमने वही कहा था कि हम k को बढ़ा देते हैं। जब हम k को बढ़ा देते हैं उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, या कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग हम यूज़ कर सकते हैं, या एक और एल्गोरिथम है जो इस इनिशियलाइजेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करता है, उसको हम बाइसेक्टिंग के मीन्स एल्गोरिथम कहते हैं। इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करते जाते हैं। हमारे पास एक और प्रॉब्लम आती है किस चीज़ की, कि हमारे पास के मीन एल्गोरिथम में बाज़ दफ़ा आपके पास एम्प्टी क्लस्टर्स आ जाते हैं। तो इन एम्प्टी क्लस्टर्स को हम अवॉइड कैसे करते हैं? उन एम्प्टी क्लस्टर्स को हम अवॉइड करने के लिए उस क्लस्टर सेंट्रॉइड को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। चेंज कैसे करते हैं? हम एक पॉइंट लेते हैं दैट कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द SSE। जब हम SSE उस क्लस्टर का फाइंड करते हैं तो उनमें से हमें हर एक पॉइंट का SSE पता होता है, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस उसके सेंटर से पता होता है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जो हाईएस्ट SSE होगा किसी भी पॉइंट का, एक पॉइंट का जो डेटा पॉइंट होगा, हम उसको चूज़ करते हैं। उस एम्प्टी क्लस्टर की जगह हम उस पॉइंट को चूज़ करते हैं एज ए सेंटर ऑफ दैट क्लस्टर। हम उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं। यानी आपके पास जो एम्प्टी क्लस्टर बन रहा है उसका एक सेंट्रॉइड होगा, हम उस सेंट्रॉइड को रिप्लेस कर लेते हैं जिस पॉइंट का मैक्सिमम SSE होगा। क्योंकि जब हम SSE कैलकुलेट करते हैं तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं उसके सेंटर से, उसके क्लस्टर सेंटर से। तो जिस पॉइंट का मैक्सिमम SSE होगा हम उस एम्प्टी सेंट्रॉइड को उस पॉइंट से रिप्लेस कर लेते हैं। और अब हम ये कंसीडर करते हैं कि ये जो क्लस्टर पॉइंट पहले यहाँ पर एम्प्टी स्पेस में एग्जिस्ट कर रहा था, अब इस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है, पहला तरीका सपोज़ मैं कहता हूँ कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। हमारे पास 3 क्लस्टर सपोज़ बनते हैं। एक क्लस्टर ये है, एक ये है और एक एम्प्टी क्लस्टर हमारे पास यहाँ पर बनता है। तो इनमें से SSE किस पॉइंट का ज़्यादा है? इन पॉइंट्स में जब मैं देखता हूँ तो इस पॉइंट का अपने सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा है, तो मैं इस सेंट्रॉइड को इस पॉइंट से रिप्लेस कर लेता हूँ। तो मेरा अब क्लस्टर यहाँ पर नहीं बनेगा, अब मेरा क्लस्टर कहाँ बनेगा? यहाँ पर बनेगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? चूज़ ए पॉइंट फ्रॉम द क्लस्टर विद द हाईएस्ट SSE। अब मैं दूसरा तरीका ये है कि मैं इन
मेरे पास ये 2 क्लस्टर बन रहे हैं, तो इन 2 क्लस्टर्स में से जो हाईएस्ट SSE दे रहा है वो कौन सा क्लस्टर दे रहा है? ये क्लस्टर दे रहा है। जब ये क्लस्टर दे रहा है तो आप इसमें से रेंडमली कोई एक पॉइंट इनिशियलाइज करते हैं और इसको 2 हिस्सों में, बजाय इस क्लस्टर के आप इस क्लस्टर का सेंट्रॉइड यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ पर असाइन कर लेते हैं। तो ये क्लस्टर जो है ना, जिसका SSE सबसे ज़्यादा था, वो अब 2 क्लस्टर्स में डिवाइड हो गया, उसके 2 सेंटर्स बन गए। इफ़ देयर आर सेवरल एम्प्टी क्लस्टर्स the above can be repeated several times। अगर आपके पास more than 1 clusters empty clusters हों तो इस प्रोसेस को आप रिपीट करेंगे तो आपके पास empty clusters ख़त्म हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है empty clusters को हैंडल करने का। प्री प्रोसेसिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में ये है कि आप डेटा को नॉर्मलाइज कर लें और जो आउटलायर हैं उनको डिस्कार्ड कर दें। तो आपके पास ये एक प्रोसीजर है किस चीज़ का, कि आप अवॉइड कर सकते हैं आउटलायर्स को और डेटा आपका नॉर्मलाइज हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बेटर हो जाती है। तो फिर आप इसकी के मीन्स एल्गोरिथम्स को बेटर अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग एलिमिनेट स्मॉल क्लस्टर्स दैट मे रिप्रेजेंट आउटलायर। आप जो स्मॉल क्लस्टर्स हैं जिनमें एक एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट का इट मीन्स कि ये आउटलायर्स हैं। तो जब आउटलायर्स होंगे तो आप उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं उन क्लस्टर्स को। स्प्लिट लूज क्लस्टर्स। आपके पास जो लूज क्लस्टर्स बनते हैं जिनमें आपके पास जिनका SSE आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, ये एक लूज क्लस्टर है सपोज, और ये आपके पास एक पैक या टाइटली पैक्ड क्लस्टर है। तो जो आपके पास लूज क्लस्टर्स हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, लूज क्लस्टर्स को आप क्या कर सकते हैं, उनकी SSE रिलेटिवली हाई होती है तो आप उनको स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर सकते हैं। मर्ज क्लस्टर्स दैट आर क्लोज एंड दैट आर रिलेटिवली लो SSE। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास 2 क्लस्टर्स यहाँ पर बन रहे हैं और उनकी SSE दोनों की लो है और वो एक दूसरे के क्लोज भी हैं, वो एक दूसरे के साथ क्लोज भी हैं, तो मैं इनको मर्ज करके एक क्लस्टर बना सकता हूँ। तो ये आपके पास प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग है के मीन्स एल्गोरिथम में, जो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर बेटरमेंट ऑफ के मीन्स एल्गोरिथम टू गिव बेटर ग्रुप और बेटर क्लासेस। आप इन प्री प्रोसेसिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। बाइसेक्टिंग के मीन असल में आपके पास जो इनिशियलाइजेशन प्रॉब्लम होती है, रैंडम इनिशियलाइजेशन करते हैं आप सेंट्रॉइड्स की, उसको सॉल्व करने में काफ़ी मददगार होता है। इसमें आप करते क्या हैं, इसमें आप इनिशियलाइज करते हैं किसी भी लिस्ट ऑफ क्लस्टर्स को टू कंटेन द क्लस्टर कंटेनिंग ऑल पॉइंट। आप का टारगेट है कि आपने k = 5 क्लस्टर्स बनाने हैं, ये हम सपोज करते हैं। आप जब एक लिस्ट इनिशियलाइज करते हैं, और उस लिस्ट में आपने एक क्लस्टर रखा होता है जिसका एक सेंटर होता है और उस तमाम पॉइंट उसी सेंटर से बिलोंग कर रहा है। तो आपका डेटा सेट में सिर्फ एक सेंटर सेलेक्ट होता है और आपके डेटा सेट के तमाम पॉइंट उस एक सेंटर से बिलोंग करते हैं। आपने इनिशियलाइजेशन इस तरह करनी है। इनिशियलाइजेशन हुई, उसके बाद आपने वाइल लूप लगाना है और रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है, आपने रिपीट इस तरह से करना है कि आप इस लिस्ट में से जो आपने लिस्ट बनाई है L, अगर हम इस लिस्ट को L कहें, उसमें जितने भी क्लस्टर्स आपने बनाए, आपने पहले जब इनिशियलाइज किया तो एक ही क्लस्टर था, तो आप उस क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट ए क्लस्टर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ क्लस्टर्स। आपके पास एक ही लिस्ट में एक ही क्लस्टर है, तो आप उसमें से एक इसी क्लस्टर को सेलेक्ट करते हैं और उसको बाइसेक्ट करते हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और उसको बाइसेक्ट किस बेस पे करते हैं, सिंपल के मीन एल्गोरिथम लगाते हैं। आपने इस क्लस्टर को सेलेक्ट किया, इसमें रैंडमली आपने 2 पॉइंट इनिशियलाइज किए और उसको बाइसेक्ट करने की कोशिश की। आप इसको बाइसेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ आइट्रेशन पे डिपेंड करता है कितनी दफ़ा आप इस प्रोसीजर को रिपीट करना चाहते हैं। सपोज़ आपने 10 दफ़ा रिपीट किया, तो 10 दफ़ा में से आप वो 2 क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे जिनका SSE सबसे कम होगा। आपने 10 दफ़ा रिपीट किया और इस एक क्लस्टर को जो इस लिस्ट में से आपने उठाया था,
उसको 10 दफ़ा इवेलुएट किया, 10 SSEs आई, उसमें से जो बेस्ट SSE होगी आप उसको सेलेक्ट करेंगे, उन दोनों क्लस्टर्स को सेलेक्ट करेंगे और उन दोनों क्लस्टर्स को आप लिस्ट में ऐड कर देंगे। सपोज़ आपके पास ये दो क्लस्टर्स आए, ये क्लस्टर 1 हुआ और ये क्लस्टर 2 हुआ, आपने इन दोनों को लिस्ट में ऐड कर दिया। अब लिस्ट में दो क्लस्टर्स आए हैं, 1 एंड 2। आपने जाना कहाँ है, आपने के क्लस्टर्स का लिस्ट 5 तक लेके जाना है, 5 क्लस्टर बनाना है। अब इन दो क्लस्टर्स में से जो लिस्ट में मौजूद हैं, इनमें से आप एक क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे। कौन सा क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे? जिसका SSE ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर फिर सिलेक्शन हो रही है ना, यहाँ सिलेक्शन क्राइटेरिया बताया नहीं गया है, लेकिन मोस्टली आप उस क्लस्टर को इन दोनों में से सेलेक्ट करेंगे जिसका SSE ज़्यादा होगा, क्योंकि उसको आपने फर्दर बाइसेक्ट करना है। आपने इन दोनों में से जिसका आपके पास SSE ज़्यादा होगा आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सपोज़ मैं कहता हूँ यहाँ पर 2 का SSE ज़्यादा था, तो आपने 2 सेलेक्ट किया। 2 जब आपने सेलेक्ट किया तो और उसको फिर आप बाइसेक्ट करेंगे के मीन्स एल्गोरिथम के थ्रू, यानी इसके 2 क्लस्टर बनाएंगे। इस नंबर 2 क्लस्टर के आप फर्दर फिर 2 क्लस्टर बनाएंगे, यानी आपने रैंडमली पॉइंट्स इनिशियलाइज किए और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आपके पास एक क्लस्टर 2 बनेगा और एक क्लस्टर 3 बनेगा, और इसको आप रैंडमली इनिशियलाइज करेंगे के मीन एल्गोरिथम को। नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस आपने कितनी दफ़ा चेक करना है, आपने 10 दफ़ा चेक किया, पिछले को भी इसको भी 10 दफ़ा चला के चेक करेंगे रैंडमली इनिशियलाइज करके, और इनमें से जो सबसे मिनिमम SSE वाले 2 क्लस्टर्स होंगे उनको आप लेंगे। उनमें से जो मिनिमम वाले होंगे उनको आप लिस्ट में फर्दर ऐड कर देंगे। अब आपकी लिस्ट अपडेट हो जाएगी, आपके पास क्लस्टर कितने बन जाएंगे? 3। और फिर आप इस लूप के इस पार्ट पे फिर आ जाएंगे, फिर इन्हीं 3 में से एक क्लस्टर को सेलेक्ट करेंगे। तो एक को किस बेस पे सेलेक्ट करेंगे? जिसकी हाईएस्ट SSE होगी। सपोज़ इन तीनों में से 1 की हाईएस्ट SSE है, तो आप 1 को सेलेक्ट करेंगे फॉर फर्दर स्प्लिट। अब 1 को आप सेलेक्ट किया आपने फर्दर स्प्लिट के लिए, फिर के मीन एल्गोरिथम लगाया आपने, 10 दफ़ा के मीन एल्गोरिथम लगाया और चेक किया। उसके फिर जो लोवेस्ट 2 क्लस्टर्स होंगे जिनका SSE सबसे कम होगा, उन 10 दफ़ा रन करने पर के मीन एल्गोरिथम को 10 दफ़ा रन किया इस 1 क्लस्टर पे, तो उनमें से जो 2 क्लस्टर्स जो मिनिमम SSE के बनेंगे उनको आप सेलेक्ट करेंगे और उनको आप ऐड कर देंगे किस चीज़ में? इस लिस्ट में, और इस लिस्ट को आप अपडेट कर देंगे और ये लिस्ट आपकी अपडेट हो जाएगी। दैट इज़ 1 2 3 एंड 4। और उसके बाद आप फिर इन चारों में से जिसकी मैक्सिमम SSE होगी उसको सेलेक्ट करेंगे फॉर फर्दर स्प्लिट। सपोज़ मैं कहता हूँ कि आपके पास 2 की जो है ना वो SSE ज़्यादा है कंपेयर टू दीज 4, तो आप फिर उसको 2 बाइसेक्ट करेंगे और 2 स्प्लिट्स में डिवाइड करेंगे, तो आपके पास लिस्ट लास्ट टाइम अपडेट हो जाएगी और वो लिस्ट आपके पास इक्वल हो जाएगी 1 to 5। आपके पास क्या आ जाएंगे? क्लस्टर्स बन जाएंगे, और आप यहाँ पर इस एल्गोरिथम को स्टॉप कर देंगे। ये आपका स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा। तो ये एक सिंपल प्रोसीजर है। अब इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास पहले ये एक क्लस्टर था, जब हमने फर्स्ट आइट्रेशन इस पे चलाई तो अब हमारे पास 2 क्लस्टर्स बन गए, ये क्लस्टर और यहाँ पर ये क्लस्टर। यहाँ पर हमारे पास के कितना है, हमने कितने क्लस्टर बनाने हैं? के यहाँ पर हमारे पास 10 है, हमने 10 क्लस्टर बनाने हैं। तो 10 क्लस्टर बनाने हैं तो हमारे पास अब 2 क्लस्टर बने, तो लिस्ट में अब 2 ऐड हो जाएंगे। फिर हमने उन 2 में से एक को सेलेक्ट किया जिसकी हाईएस्ट SSE होगी, और फिर उनको हमने पूरे बाइसेक्टिंग के मीन प्रोसीजर से गुजारा, और फिर हमारे पास 2 क्लस्टर मज़ीद बन गए। तो अब हमारे पास टोटल क्लस्टर 3 हो गए। फिर इन तीनों में से एक सेलेक्ट होगा, हमारे पास ये क्लस्टर सेलेक्ट हुआ और इसकी बाइसेक्शन हुई, ये 2 हिस्सों में कन्वर्ट हुआ। अब हमारे पास क्लस्टर 4 बन गए। अब इन चारों में से जिसकी हाईएस्ट होगी तो ऑब्वियसली इसकी हाईएस्ट होगी, ये सेलेक्ट होगा किस चीज़ के लिए? फॉर बाइसेक्शन। तो इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये बाइसेक्ट हुआ। इसी तरह से फिर इनमें से जिसकी हाईएस्ट SSE होगी सेलेक्ट करते जाएंगे और लिस्ट में ऐड अप करते जाएंगे, तो हमारे पास लिस्ट बनती जाएगी और एट द एंड हमारे पास 10 क्लस्टर्स बन जाएंगे।
और ये हमारे पास पूरा प्रोसीजर है बाइसेक्टिंग के मीन्स एल्गोरिथम का। होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अब हमारे पास जनरल के मीन्स एल्गोरिथम में जो प्रॉब्लम आते हैं वो ये है कि आपके पास के मीन हैज़ अ प्रॉब्लम व्हेन क्लस्टर्स आर ऑफ डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डेंसिटीज़ के होते हैं, या नॉन ग्लोबुलर शेप्स होते हैं। आपके पास कुछ पॉइंट्स इस तरह से, आपके पास सपोज़ ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास, ये दो क्लस्टर्स हैं। जब मैं इस पे के मीन अप्लाई करता हूँ तो इसके पॉइंट्स कुछ इस तरह से क्लस्टर्स बनेंगे। तो क्योंकि ये क्लस्टर्स ज़्यादा यूनिक हमें नज़र आ रहे हैं बजाय इन दो ग्लोबुलर क्लस्टर्स के, तो ये नॉन ग्लोबुलर शेप्स को सपोर्ट नहीं करता क्लस्टरिंग के लिए। डेंसिटीज़ पे फ़र्क पड़ता है, आपके पास साइजेस हों, डिफरेंट साइजेस के क्लस्टर्स हों तो उससे फ़र्क पड़ता है। तो के मीन्स हैज़ प्रॉब्लम व्हेन डेटा कंटेन्स आउटलायर। जब आपके पास डेटा में आउटलायर हो तब भी ये प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आउटलायर को आपने पहले ख़त्म करना होता है, उसके बाद फिर आप के मीन्स एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। ओरिजिनल पॉइंट्स आपके पास अगर आप इसको देखें तो ये 3 क्लस्टर्स यूनिक जो ह्यूमन आइज से नज़र आ रहे हैं, तो ये 3 क्लस्टर हमें आ रहे हैं नज़र। जब के मीन क्लस्टरिंग 3 क्लस्टर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये क्लस्टर ज़्यादा मिक्सेस नज़र आ रहे होते हैं, ज़्यादा मीनिंगफुल क्लस्टर्स नहीं है। मीनिंगफुल क्लस्टर्स ये हैं आपके पास, लेकिन ये आपके पास डिफरेंट साइज़ के क्लस्टर्स हैं तो ये के मीन क्लस्टरिंग इनको सही सेपरेट नहीं कर पाता। इसी तरह से आपके पास ओरिजिनल प्लॉट ये है, जब आप के मीन लगाते हैं तो इसके बाद आपके पास क्लस्टर्स कुछ इस तरह के नज़र आ रहे होते हैं। तो के मीन्स एल्गोरिथम जो है ना, के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, आपको पास जब डिफरेंट शेप एंड साइज़ के आपके पास क्लस्टर्स होते हैं तो वो उनको सही सेपरेटली रिकॉग्नाइज नहीं कर